सो हेलो हाय, क्या हाल चाल एवरीवन। माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट विद मोशन। तो भैया 4 सवाल और पावर शेयरिंग खत्म। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 मोस्ट एक्सपेक्टेड पावर शेयरिंग से क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर तुमने इन क्वेश्चंस को कर लिया, इसके बाहर कुछ नहीं। तो इस चैप्टर की जब मैं बात करता हूं तो भैया 3 से 4 मार्क्स का ये चैप्टर आपको यहां पर देखने को मिलता है। और इन 3 to 4 मार्क्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि एक 2 मार्कर या 3 मार्कर का क्वेश्चन यहां पर आ जाता है और साथ में एमसीक्यू पूछ लेता है। बट अगर हम इस वीडियो को देख करके पूरा चैप्टर समझ जाएंगे तो जी हां, इसके बाहर कुछ नहीं, एंड तक देखना। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनता है वो बनता है पावर शेयरिंग को लेकर के कि कैसे पावर शेयरिंग का आइडिया एमर्ज हुआ, किस तरीके से जो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स करे जाते हैं आज के समय में। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में पूछ रहा है। तो जब बात आती है यहां पर इस क्वेश्चन की, तो आपको बताना है कि कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप्स के अंदर, डेमोक्रेसीज के अंदर किस तरीके से पावर शेयरिंग यहां पर एमर्ज हुई। पहले के जमाने में मोनार्कियल सिस्टम था, राजा महाराजा थे, वो सब चीजें खत्म हुई। डेमोक्रेसी के अंदर स्टेबिलिटी, फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए पावर शेयरिंग करा जाता है। और हम जब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहा जाता है, जहां पर सेम लेवल पर अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। देन आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, टॉप टू बॉटम, फेडरलिज्म भी जिसको हम कहते हैं, कैसे अलग अलग लेवल्स के बीच में पावर को शेयर करा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। देन आता है कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग। तो आप देखते हो कि इंडिया में किस तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का हमने रिप्रेजेंटेशन करा है, कैसे रिजर्वेशन उनको दिया है पार्लियामेंट्स के अंदर, लोकल लेवल के अंदर, और साथ ही साथ किस तरीके से बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट वगैरह बनाई गई थी। देन आता है पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग। तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना। अगला सवाल आ जाता है बेल्जियम के से रिलेटेड कि कैसे बेल्जियम ने अपने यहां पर सोशल डिफरेंसेस को एकोमोडेट करा। तो आपको सबको पता है कि 1950s से 60s के दौरान हम देखते हैं कि बेल्जियम में काफी ज्यादा टेंशन हमें देखने को मिलती थी डच और फ्रेंच कम्युनिटी के अंदर। कमेंट्स में बताओ कि डच कौन से रीजन में रहते थे और फ्रेंच कौन से रीजन में रहते थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1970s से लेकर के 1990s तक बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 अमेंडमेंट करे और उसको एकोमोडेशन मॉडल कहा जाता है। तो क्या किया था, आपको पता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया था पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। देन स्टेट गवर्नमेंट से पावर्स दे दी गई थी, यानी कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के। फेडरल सिस्टम उन्होंने अडॉप्ट करा था। ब्रूसेल्स के लिए सेपरेट गवर्नमेंट बनाई थी जो उनकी कैपिटल सिटी थी, और साथ ही साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए। तो ये सब पॉइंट्स तुम्हें यहां पर लिख देने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बनता है श्रीलंका से रिलेटेड कि भैया मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है और कैसे श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियनिज्म करा था। तो आपको पता है कि मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि जब मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है कि उसके हिसाब से ही देश चले, माइनॉरिटी की कम्युनिटी के राइट्स को इग्नोर करा जाता है, तो उसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। तो श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि जब 1948 में, कब भैया, 1948 के अंदर जब श्रीलंका आजाद हुआ, तो उसके बाद 1956 के एक्ट के साथ सिंहला को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपनाई, तमिल लोगों को साइडलाइन करा गया, बुद्धिज्म को वहां का स्टेट रिलीजन बनाया गया, और आगे चल करके हम देखते हैं कि सिविल वॉर भी हमें यहां पर होता हुआ देखने को मिला। तो ये 3 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। बट इस चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर तुम अक्सर कंफ्यूज आ जाते हो वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो पावर शेयरिंग के जो मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस हैं, हालांकि इसको मैं एक वीडियो के अंदर समझा चुका हूं, लिंक ऊपर आ गया होगा, जाकर के देख लेना, बहुत काम का है। बट अगर आंसर लिखने को आ जाए तो कैसे लिखोगे। तो प्रूडेंशियल रीजंस की जब मैं बात करता हूं तो पावर शेयरिंग के प्रैक्टिकल आउटकम्स क्या है, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स क्या है, वो तुम्हें बताने हैं कि कैसे पावर शेयरिंग करके कंफ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, कैसे मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस नहीं होता, माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने अधिकारों को फॉलो कर सकती है, सिविल वॉर नहीं होंगे, वायलेंस नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं बेटर गवर्नेंस हमें देखने को कंट्री के अंदर मिलेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मॉरल रीजंस की जब मैं बात करता हूं तो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है सबका साथ सबका विकास। देन पीपल्स, लोगों के पास अधिकार है पार्टिसिपेट करने का गवर्नेंस के अंदर, और साथ ही साथ जब बात आती है ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तो वहां पर सब सेक्शंस को लेकर के चला जाता है, इसलिए पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। एंड देन
कैसे पावर शेयरिंग के अंदर लेजिटिमेसी है, ट्रस्ट है, ये सब चीजें तुम्हें बतानी है। तो मॉरल और प्रूडेंशियल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग यहां पर तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। अगर ये नहीं समझा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक नैरो डिस्कशन यहां पर हम कर रहे हैं, तो ऊपर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन ऊपर मिल जाएगा आई बटन के साथ, जाकर के उसको देख लेना। तो इन 4 क्वेश्चंस के साथ पावर शेयरिंग वाला हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाहर कुछ भी नहीं, आई गारंटी यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।